हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। आज हम कक्षा 12 भूगोल का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले हम पाठ के नाम पर ही चर्चा कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या निकलता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, किस प्रकार की है मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाला मानव अपने जैविक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रकृति का किस प्रकार से उपयोग करता है। और मानव भूगोल की प्रकृति जो है वो हमें बताती है कि मानव भूगोल जनसंख्या और संसाधनों की व्यूह रचना करती है। किससे रचना करती है? तो जहां संसाधन ज्यादा है वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, और जहां संसाधन कम है वहां जनसंख्या भी कम निवास करती है। तो सबसे पहले हम प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी पर निवास करने वाला मानव समाज अपने जैविक, आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए प्रकृति का किस प्रकार उपयोग करता है, किस प्रकार उपयोग करता है। यानी पृथ्वी पर जो मानव निवास करता है वो अपने जैविक यानी भूख प्यास मिटाने के लिए, नींद पूरी करने के लिए, आर्थिक यानी जिससे इनकम हो ऐसे, और समाज के अंदर विकास हो, इनके लिए प्रकृति का उपयोग किस प्रकार से कर रहा है, इसका हमें वर्णन कहाँ मिलता है? मानव भूगोल की प्रकृति में मिलता है। और मानव भूगोल की प्रकृति क्या करती है? देखो, मानव भूगोल की प्रकृति संसाधनों तथा जनसंख्या प्रदेशों की व्यूह रचना करती है। तो बात करें कि सर मानव भूगोल की प्रकृति में क्या क्या शामिल है, तो मानव भूगोल की प्रकृति में, मानव भूगोल की प्रकृति में मृदाएं, भू आकृति, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणीजात, आदि तत्व शामिल है। आदि तत्व शामिल है।
तो मानव भूगोल की प्रकृति में मृदा भी आती है, भूआकृति भी आती है, प्राकृतिक वनस्पति भी आती है, विविध प्रकार के जो प्राणी जात है वो सब शामिल होते हैं, जिसमें मानव ने उच्च स्तर पर परिवर्तन किया है, परिवर्तन किया है, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा है, मानव जीवन पर पड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने समझ लिया कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर यह बताया गया है कि मानव समाज ने अपने जैविक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास के लिए प्रकृति का किस प्रकार उपयोग किया है। दूसरी बात, मानव भूगोल की प्रकृति संसाधनों और जनसंख्या प्रदेशों की व्यूह रचना करती है। जैसे जहां संसाधन जाता है वहां जनसंख्या भी अधिक है। मानव भूगोल की प्रकृति में मृदाएं आती है, भूआकृति आती है, प्राकृतिक वनस्पति आती है, विविध प्राणी जात जैसे अन्य तत्व भी इसमें शामिल है, जिसमें मानव ने बृहत स्तर पर क्या किया है, उच्च स्तर पर परिवर्तन किया है और मानव जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा है। कैसे प्रभाव पड़ा है? आज हम बात करते हैं वैश्विक तापमान की। तो वैश्विक तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहां से निकलती है? फ्रिजों से निकलती है, AC से निकलती है, इन सब से क्या निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो हमारी ओजोन परत जो है उसको क्षति पहुंचाती है और वैश्विक तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो मानव जीवन पर क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति में बदलाव किया है। प्रकृति ने जो हमें तापमान दिया उसको हमने या तो कम कर दिया या हमने बढ़ा दिया। यानी हम AC के द्वारा तापमान को कम कर लेते हैं, हीटर के द्वारा तापमान को बढ़ा लेते हैं, या हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति में चेंजेस कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करें, इस पाठ में से एक प्रश्न परिभाषा का आता है। मानव भूगोल की परिभाषाएं दे रखी है 4। उन चारों परिभाषाओं में से एक परिभाषा प्रतिवर्ष पेपर में आती है, तो हम उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मानव भूगोल को लेकर मत हुए हैं, तो उनकी हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहली परिभाषा हम पढ़ते हैं फ्रेडरिक रेटजेल की। फ्रेडरिक रेटजेल, तो फ्रेडरिक रेटजेल की क्या परिभाषा है? तो इनकी परिभाषा सीधी सी है, मानव समाज तथा प्रकृति के बीच के संबंधों को मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल कहते हैं। और रेटजेल की परिभाषा में, रेटजेल की परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है? संश्लेषण पर जोर दिया गया है। ठीक है। दूसरी परिभाषा, अब इसमें से क्या पूछा जाएगा? आपसे परिभाषा दे दी जाएगी कि मानव समाज तथा प्रकृति के बीच के संबंधों को अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। तो किसकी परिभाषा है? फ्रेडरिक रेटजेल की। या प्रश्न पूछ लिया जाएगा किसकी परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है? तो रेटजेल की परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। दूसरी परिभाषा एक फ्रेडरिक रेटजेल की एक शिष्या हुई थी जो अमेरिका से बिलोंग करती है, जिसका नाम है एलन सी सैंपल। तो दूसरी परिभाषा किसकी है? एलन सी सैंपल की। किसकी? एलन सी सैंपल की परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है? इन्होंने कहा है चंचल मानव। चंचल यानी मैं यहां लिख लूं, चंचल का मतलब होता है क्रियाशील। क्रियाशील
मानव तथा परिवर्तनशील प्रकृति, परिवर्तनशील प्रकृति के बीच, परिवर्तनशील प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। बात करें कि इसकी परिभाषा में किस पर जोर दिया गया है, तो इनकी परिभाषा में गत्यात्मकता पर जोर दिया गया है। गत्यात्मकता, गत्यात्मकता का मतलब होता है परिवर्तन। संश्लेषण का मतलब होता है जैसा प्रकृति ने हमें दिया है वैसा ही रहने दिया जाए, यह संश्लेषण है। गत्यात्मकता का मतलब है परिवर्तन। तो इन्होंने किस पर जोर दिया है, परिवर्तन पर। चंचल का मतलब होता है क्रियाशील, यानी मानव है वो क्रियाशील है, मानव स्थिर नहीं रहता है। उसी प्रकार भी प्रकृति भी कैसी है, परिवर्तनशील है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध बनते हैं, यानी घनिष्ठ जो संबंध बनते हैं, इनका अध्ययन करना मानव भूगोल है। ये कौन कहता है, ये कहती है एलन सी सैंपल। और एलन सी सैंपल की परिभाषा में गत्यात्मकता पर जोर दिया गया है, गत्यात्मकता पर जोर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंचल मानव तथा परिवर्तनशील प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। ये परिभाषा किसकी है, तो एलन सी सैंपल की है। या गत्यात्मकता पर जोर किसकी परिभाषा में दिया गया है, तो एलन सी सैंपल की परिभाषा में दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं तीसरा जो भूगोलवेत्ता है जिसकी परिभाषा वो है विडाल डी लाब्लास। क्या नाम है, विडाल डी लाब्लास। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है मानव भूगोल है, मानव भूगोल है मानव तथा प्रकृति के संबंधों को नया विचार प्रदान करती है, नया विचार प्रदान करती है। यह परिभाषा किसके अनुसार है, तो यह परिभाषा है विडाल डी लाब्लास के अनुसार। हालांकि यह परिभाषा पूछी नहीं जाएगी, ज्यादातर परिभाषाएं इन दोनों में से पूछी जाती है, तो इनको आप सबको ध्यान से याद कर लेना है। विडाल डी लाब्लास क्या कहते हैं कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है इनको क्या करती है, नए विचार देती है कि प्रकृति में किस प्रकार से चेंज करना है या मानव को अपने आप को किस प्रकार से ढालना है, इन सब चीजों के बारे में नए विचार देती है। चौथी जो परिभाषा आती है वो है ग्रिफिथ टेलर की। ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं, देखिए ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच अन्योन्य क्रिया है। क्या है, अन्योन्य क्रिया है, अन्योन्य क्रिया है। अन्योन्य क्रिया कहें तो अन्योन्य क्रिया का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी जैसा मानव प्रकृति के साथ करेगा वैसा प्रकृति मानव के साथ करेगी। यानी हम अगर प्रकृति के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी, और प्रकृति के साथ अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ भी बुरा व्यवहार करेगी। ये कौन कहता है, ग्रिफिथ टेलर। ये क्या कहते हैं, मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच
अन्योन्य क्रिया है। अन्योन्य क्रिया यानी क्रिया प्रतिक्रिया। आप यहां लिख सकते हो इसके आगे क्रिया प्रतिक्रिया। समझ में आई यहां तक? तो मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, मानव भूगोल की परिभाषाएं जो हमारे अध्याय में दे रखी है उन चीजों के बारे में हमने जाना है। इससे आगे हम बात करेंगे, इसमें विचारधाराएं दे रखी है जिसमें से एक निश्चयवाद विचारधारा है, दूसरी संभववाद विचारधारा है और एक विचारधारा है नव निश्चयवाद विचारधारा, जिसे हम रुको और जाओ के नाम से भी जानते हैं। तो आगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं निश्चयवाद विचारधारा। निश्चयवाद विचारधारा का एक अन्य नाम भी है नियतिवाद विचारधारा, जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि निश्चयवाद विचारधारा का अन्य नाम क्या है। तो नियतिवाद विचारधारा। निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेडरिक रेटजेल, यानी निश्चयवाद विचारधारा किसने दी? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने दी। अब यह विचारधारा क्या कहती है? देखो, ये विचारधारा ये कहती है कि मानव प्रकृति का दास है। अब अगर मानव प्रकृति का दास है तो दास को राजा के कहे अनुसार चलना पड़ता है। तो यह परिभाषा इस जो विचारधारा है इसमें यही कहा गया है कि निश्चयवाद विचारधारा में प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है, यानी प्रकृति प्रबल है और मानव है वो प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है। इसके अनुसार मानव प्रकृति का क्या है? दास है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस परिभाषा के अनुसार मानव प्रकृति का दास है? तो निश्चयवाद विचारधारा है जिसके अनुसार मानव प्रकृति का दास है। अब दास को क्या करना पड़ेगा? राजा के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसलिए मानव को प्रकृति के नियमों पर चलना होगा, यही बात बताई गई है। निश्चयवाद विचारधारा का संपूर्ण जो वर्णन है, निश्चयवाद विचारधारा का संपूर्ण वर्णन रेटजेल की पुस्तक है जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया, उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको निश्चयवाद विचारधारा के ध्यान में रखनी है। प्रत्येक लाइन एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। और सारी की सारी लाइन जितनी भी मैंने लिखी है वो सारी की सारी लाइन में पेपर में आने वाली है। ठीक है, तो प्रत्येक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक लाइन में एक प्रश्न छुपा हुआ है उसको आप बाहर निकालिएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दूसरी जो विचारधारा है जिसका नाम है संभववाद विचारधारा। क्या नाम है? संभववाद विचारधारा। ये दूसरी विचारधारा आपकी संभववाद विचारधारा। तो संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? विडाल डी लाप्लास। विडाल डी लाप्लास, जिसकी हम परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, मानव भूगोल की परिभाषा कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच जो संबंध है उनको नया विचार प्रदान करती है। यह परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो संभववाद विचारधारा में विडाल डी लाप्लास क्या करते हैं? तो ये मानते हैं कि मानव प्रकृति का स्वामी है। अब अगर प्रकृति का स्वामी है तो वो प्रकृति को जैसा चाहेगा वैसे रखेगा। तो मानव प्रकृति का स्वामी है, इसलिए मानव प्रकृति के विभिन्न अंगों का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करेगा। इस विचारधारा के अनुसार मानव अधिक प्रभावी है। इसमें देखो, मानव प्रकृति का दास था तो प्रकृति ज्यादा प्रभावी थी, यहाँ मानव प्रकृति का स्वामी है तो मानव ज्यादा प्रभावी है। सीधी सी बात है। अब यह जो लाइन है यह पेपर में आई हुई है, 2023 के पेपर में खालिस्तान में आई थी। खालिस्तान क्या था? देखो कि प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है तथा मानव उसका उपयोग करता है। यह वाक्य खालिस्तान विचारधारा से संबंधित है। तो यह संभववाद विचारधारा से संबंधित है। कैसे? देखो, जैसे मान लो हमने एरोप्लेन बनाई, लेकिन क्या हम एरोप्लेन को खराब मौसम में उड़ा सकते हैं? नहीं उड़ा सकते। हम न्यूज में देखते भी हैं कि मौसम खराब होने के कारण वो फ्लाइट इतने घंटे देरी से उड़ान भरेगी। तो इस प्रकार से यही बात ये कह रहा है कि प्रकृति जब अवसर प्रदान करती है ना तो मानव उसका उपयोग करता है। आई समझ में? अब इसके बाद एक विचारधारा और बचती है इसमें जो ग्रिफिथ टेलर की है, तीसरी विचारधारा, जिसका नाम है नव निश्चयवाद। क्या नाम है? नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद विचारधारा। नव निश्चयवाद विचारधारा प्रतिपादक कौन है?
तो इसके प्रतिपादक है, प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर है। कौन है? ग्रिफिथ टेलर है, ग्रिफिथ टेलर है। अब ग्रिफिथ टेलर क्या मानते हैं? देखो, टेलर का काम होता है सीलने का। किसका काम होता है? सीलने का। ये दोनों को सील रहा है, यह निश्चयवाद को और संभववाद को दोनों को सील रहा है। इन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, क्योंकि अमेरिका वाले हमें पता है वैसे भी चालाक होते हैं। ग्रिफिथ टेलर अमेरिका से बिलोंग करते हैं और ये क्या कर रहे हैं कि मैं दोनों को नाराज नहीं करूंगा भैया, मैं तो दोनों को सम्मान रखूंगा। तो सम्मान कैसे रखेंगे? अगर इसकी बात मानी तो ये नाराज और इसकी बात मानी तो ये नाराज। तो इन्होंने बीच का मार्ग निकाल लिया। क्या मार्ग निकाला? इन्होंने मार्ग निकाल लिया कि भैया न तो मानव प्रकृति का दास और न ही मानव प्रकृति का स्वामी, ये दोनों ही नहीं है। मानव क्या करता है? मानव प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों पर चलता है और प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। ये बात कह दी इसने ग्रिफिथ टेलर ने। तो ये क्या कर रहे हैं? वही लिखेंगे मैं कि नवनिश्चयवाद नवनिश्चयवाद विचारधारा के अनुसार, नवनिश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मानव न तो प्रकृति का दास है, न तो प्रकृति का दास है और न ही स्वामी, और न ही स्वामी। दास भी नहीं है और स्वामी भी नहीं है। तो दास नहीं रहा, स्वामी नहीं रहा, तो जो ये कह रहे थे वो भी नहीं हुआ। ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं भैया मानव प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों पर तो चलेगा, नियमों पर चलेगा, लेकिन मानव प्रकृति पर विजय भी प्राप्त करेगा, यानी उसमें चेंजेस भी करेगा। तो ये बात इन्होंने कही कि मानव प्रकृति के नियमों पर चलकर, प्रकृति के नियमों पर चलकर, नियमों पर चलकर प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त कर सकता है। यानी इन्होंने क्या कह दिया कि मानव न तो प्रकृति से बंधा हुआ और न ही पूर्णतया प्रकृति से आजाद। मानव क्या करेगा? प्रकृति के नियमों पर चलेगा और प्रकृति पर विजय प्राप्त करेगा। तो इनकी भी एक लाइन आती है, वो ध्यान में रखना, वो भी पेपर में आई हुई है। वो लाइन क्या है? वो लाइन है यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता कि यहां न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति और न ही नितांत स्वतंत्रता की। क्या मतलब है इस लाइन का? तो इस लाइन का सीधा सा मतलब है कि न तो मानव पूर्णतया प्रकृति से बंधा हुआ और न ही मानव पूर्णतया प्रकृति से आजाद। यानी ये दोनों एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, यानी प्रकृति और मानव में कोई वेदता नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट वीडियो में ज़रूर से ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए ये हमारी विचारधाराएं होगी
अब इस पाठ में कुछ चीजें शेष हो रही है, जैसे प्रकृति का मानवीकरण है, मानव का प्राकृतिकरण है, सामान्यकरण या हम कहें समायोजन और रूपांतरण, ये चीजें बच गई है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र बच गए हैं, जैसे उप क्षेत्रों की बात कर ले मानव भूगोल के, सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, इनके कुछ क्षेत्र और उप क्षेत्र बचे हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। 1970 के दशक में 3 विचारधाराएं नई आई थी, जिसमें आमूलवादी विचारधारा है, कल्याणपरक विचारधारा है, व्यवहारवादी विचारधारा है। उन विचारधाराओं के बारे में हम जानेंगे। आपको एक बार पढ़ने पर आपको ऐसा एहसास होगा कि कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार अभ्यास करोगे तो जरूर याद होगा। जैसे वो एक कविता है ना कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। याद रखिएगा, ये बातें आपको आपके एग्जाम में भी याद आएंगी। फोटो खींच लीजिएगा इस बोर्ड की, यहाँ से अगर 1% नहीं आया तो आप मुझे बोल देना कि सर यहाँ से % नहीं आया। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो।